हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। वे मेकर में आपका फिर से खैर मकदम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं विंग्स ऑफ फायर पार्ट 2, जो लिखी है एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि एपीजे अब्दुल कलाम कैसे शुरुआत हाई स्कूल में थे, फिर उसने अब डिटोर कैसे लिया, और जब वो एमआईटी पहुंच गई वहाँ पे इसने एंट्रेंस दिया, उसकी जो सीट पक्की हो गई, ठीक है, और उसने वहाँ पे एडमिशन किया। तो वो क्या, और उसने क्या किया वहाँ पे, एरोडायनामिक्स सब्जेक्ट चुना उसने। और वो कहता है कि वहाँ पे कुछ उसाचे लाइक सुपांडर पंडेली उन्होंने मेरा जो सोच था, नज़रिया था, बदल डाला। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है, इस वीडियो में। और नई आने वाली दोस्तों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आई कि इसको लाइक करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलो चलते हैं अपने हम टॉपिक की तरफ। प्रोफेसर सुपोंडर टॉट मी टेक्निकल एरोडायनामिक्स। एपीजे अब्दुल कलाम कहता है कि जो प्रोफेसर सुपोंडर था, उसने मुझे सिखाया क्या, टेक्निकल एरोडायनामिक्स। ही वाज एन ऑस्ट्रियन विथ रिच प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, ठीक है, और वो बहुत ही महारत रखता था, किस में, अच्छी महारत रखता था, एक्सपीरियंस मैन था, किस में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ही had been captured by the Nazis and imprisoned in a concentration camp। तो दूसरे जंग अजीम के दौरान उसको नाजियों ने पकड़ा, हिटलर के आदमियों ने पकड़ा, ठीक है, कब, सेकेंड वर्ल्ड वार में, और उसको कैद में रखा और उसे कंसंट्रेशन कैंप ले गए। अंडरस्टैंडेबली ही हैड डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर जर्मन। और इसी के साथ साथ इसे बहुत ज़्यादा नफरत हुई, किनके साथ, जर्मन के साथ। इंसिडेंटली द एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट वाज हेडेड बाय अ जर्मन प्रोफेसर वाल्टर रिफिनथन। तो अचानक ही ऐसे ही, ठीक है, जो हमारा जो यहाँ का एमआईटी का एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट का हेड कौन था, वो भी एक जर्मन था जिसका नाम था प्रोफेसर वाल्टर रेप्चन। Another well-known professor, Dr. Kuru Tank, was also distinguished aeronautical engineer who has designed the German Focke-Wulf FW-190 single-seater fighter plane, an outstanding combat aircraft of the Second World War। इसी तरह और एक जर्मन प्रोफेसर था हमारे इस इंस्टीट्यूट में जिसका नाम था डॉक्टर कुरुटैक। वो एक बेहतरीन एरोनॉटिकल इंजीनियर था, और उसने जर्मनों के लिए एक फ्लाइट जेट प्रिपेयर किया था जिसका नाम था जर्मन फोक वुल्फ FW-190। ये एक सिंगल सीटर फाइटर प्लेन था, ठीक है, और इसने अच्छी महारत दिखाई थी, किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वार में। जो डॉक्टर टैंक था उसने फिर ज्वाइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में, और वहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल बन गया, और उसी की मदद से इंडिया ने फर्स्ट जेट फाइटर प्रिपेयर किया जिसका नाम था HF-24 मैरट, ठीक है। Notwithstanding these irritants, Professor Sapana preserved his individuality and maintained high professional standards। तो प्रोफेसर सुपोंडारस ने इन इरिटेंट्स, मतलब जो यहाँ पे जर्मन थे इस डिपार्टमेंट में, लाइक प्रोफेसर वाल्टर रिप्सन और डॉक्टर कोरोटेक, इनकी ये परवाह नहीं की, ठीक है, बट उसने अपनी वो पर्सनालिटी वो प्रिजर्व रखी, उसने अपने आप को मेंटेन रखा। जो जैसे वो पढ़ाता था उसने वैसे ही पढ़ाया, उससे अच्छा पढ़ाया उसने। ही वॉज ऑलवेज काम, एनर्जेटिक एंड इन टोटल कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ। वो हमेशा खामोश था, अच्छे मिजाज का मालिक था, हमेशा एनर्जेटिक फील करता था और कराता भी था, और उसे अपने आप पर, ठीक है, कंट्रोल है, वो सेल्फ कंट्रोल मैन था। He kept abreast of the latest technologies and expected his students to do the same। वो हमेशा आगाह करता था, हमेशा करंट के बारे में बताता था, ये टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी आई है, और वो अपने स्टूडेंट्स को भी, ठीक है, इसी तरह से प्रिपेयर करता था, उनको बोलता था कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है दुनिया में उनको सीख लो, उनको जान लो, ठीक है। आई कंसल्टेड हिम बिफोर ऑप्टिंग फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। जब मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से पहले मैंने उसको कंसल्ट किया, ठीक है। ही टोल्ड मी डैट वन शुड नेवर वरी अबाउट वन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट। उसने मुझे बताया कि आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। इंस्टीड इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू
sound foundations to have sufficient enthusiasm and an accompanying passion for one's chosen field of study। पर आपको क्या होना चाहिए अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए आप अपना मन बना। अगर आपको आपका पैशन है, आपका डिज़ायर है, तो आप ये कर सकते हो। अगर आप पे मुसल्लत की हो किसी ने, अगर आपको ज़ोर ज़बरदस्ती आपको पकड़ाई गई ये सब्जेक्ट, या अगर आप किसी से मुतासिर होकर फिर आपने सब्जेक्ट पकड़ा है, तो ऐसा मत करो। अगर आपको खुद ज़हनी दिलचस्पी हो, अपनी दिलचस्पी हो, तो फिर आप इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हो और इसे ले सकते हो। द ट्रबल विथ इंडियंस प्रोफेसर पॉइंट यूज्ड टू ऑब्जर्व वाज नॉट दैट they lacked education opportunities or industrial infrastructure. The trouble was in their failure to discriminate between discipline and to rationalize their choices. प्रोफेसर सुपांडर अक्सर कहा करता था, उसने ऑब्जर्व किया और बोलता रहता था कि इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ना एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कमी है, ना इंडस्ट्रियल, ठीक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अगर कभी है कि जो यहाँ की नौजवान नस्ल है, ठीक है, वो डिसिप्लिन और इसमें रैशनल डिसिप्लिन में रैशनलाइज नहीं करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, हम ये क्यों लेना चाहते हैं। और कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के बगैर ही ये सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि वो उनका दोस्त लेता है साइंस, तो वो कहते हैं कि हम भी लेंगे साइंस, ठीक है। तो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो साइंस में चले जाते हैं, और नताइज क्या निकलते हैं, वो फिर आगे नहीं बढ़ते। और यही पे ये कहना चाहता है ये। आई माई सेल्फ वुड लाइक टू टेल ऑल द नोविएट engineering students that when they choose their specialization, the essential point to consider is whether the choice articulates their inner feelings and aspirations। तो एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे कहता है कि मैं नसीहत करूँगा किन के लिए, मुझे मेरी यही बात रहेगी किन के लिए, नोविनेट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो नई है, जो स्टूडेंट जो नई है किस में, नोविनेट में नई स्टूडेंट जो किस में किस फील्ड में है, इंजीनियरिंग फील्ड में है, जो इंजीनियरिंग करने चाहते हैं। तो उसको उनको 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 ये कहता है कि वो एक स्पेशलाइजेशन रखें और अपना इंटरेस्ट जनरेट करे। वो किस ब्रांच में जाना चाहती है, वो अपने इनर फीलिंग्स को देखे कि मुझे मैकेनिकल में जाना है, मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना है, मुझे सिविल में जाना है, मुझे एरोनॉटिकल में जाना है, मुझे कंप्यूटर में जाना है। तो उनकी वो बेसिक इंस्पिरेशन खुद के अंदर उनको पहले देखनी है, फिर उनको बाद में डिसाइड करना है कि कौन सब्जेक्ट, कौन फील्ड अच्छा है और कौन नहीं। अगर उनको ये इंटरेस्ट आएगा, तो वो आगे जाके इसमें बहुत अच्छी तरह से महारत हासिल कर सकती है, ठीक है। प्रोफेसर के वी पंडली टॉट मी एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। एपीजे अब्दुल कलाम अब दूसरे प्रोफेसर के बारे में बोलता है जिसका नाम है के वी पंडली। उसने ये कहता है कि उसने मुझे सिखाया एरो स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड एनालिसिस। ही वॉज a cheerful, friendly, and enthusiastic teacher who brought a fresh approach to every year's teaching course। एपीजे अब्दुल कलाम कहता है कि जो के पेंडली है, वो बहुत ही शाइस्ता इंसान था, एंथोसिस्टिक था, एनर्जेटिक था, वो हमेशा वो फ्रेंडली था। अगर हम उसे क्रॉस क्वेश्चन भी करते थे, वो गुस्सा नहीं होता था, ठीक है। वो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट अपने क्लासरूम में पैदा करता था, और वो हमेशा हमेशा नए तरीके से पढ़ाता था, और हमेशा नए नए अप्रोचेस पढ़ाने में लाता था। इट वाज प्रोफेसर पंडली हु ओपनड अप द सीक्रेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टू अस। यही प्रोफेसर पंडली है जिसने हमें क्या सिखाया, जिसने हमें किन किन राजों से इसने वाकिफ किया था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से। Even today, I believe that everyone who has been taught by Professor Pandley would agree that he was a man of great intellectual integrity and scholarship, but with no trace of arrogance। अगर कभी कोई बंदा देखोगे जिसको किसने पढ़ाया है, प्रोफेसर पंडली ने, वो हमेशा यही कहेगा कि जो प्रोफेसर पंडली है वो क्या है, वो एक मैन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी है। मतलब कि जो प्रोफेसर पंडली था उसमें कोई एरोगेंस नहीं थी, वो हमेशा अपनी पर्सनालिटी को प्रिजर्व करता था, और वो बहुत ज़्यादा दानिशमंद इंसान था, ठीक है। ही स्टूडेंट्स वायर
फ्री टू डिसएग्री विथ हिम ऑन सेवरल पॉइंट्स इन द क्लासरूम। और जो इसके स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा इसके साथ क्रॉस क्वेश्चंस करते थे, डिसएग्री होते थे, बट जो प्रोफेसर पंडेली था उसे कभी गुस्सा नहीं आता था। वो उनको ठीक है एज ए फ्रेंडली ट्रीट करता था और हर उनके सवाल का जवाब देता था। ठीक है। Professor Narsinga Rao was a mathematician who taught us theoretical aerodynamics. एपीजी यहाँ पे कहता है कि जो प्रोफेसर नरसिंगा राव था वो मैथमेटिशियन था और वो हमें सिखा रहा था क्या, थियोरेटिकल एरोडायनामिक्स। आई स्टिल रिमेंबर हिज मेथड ऑफ टीचिंग फ्लूइड डायनामिक्स। मुझे अभी भी याद है कि जो वो कुछ पढ़ा रहा था किस पे, फ्लूइड डायनामिक्स पे। वो सब चीज़ें अभी भी मुझे याद है। आफ्टर अटेंडिंग हिज क्लासेस आई बिगेन टू प्रेफर मैथमेटिकल फिजिक्स टू एनी अदर सब्जेक्ट। जब मैं उसकी क्लासेस अटेंड करता था तो मैं हर एक सब्जेक्ट पे मैथमेटिकल फिजिक्स अप्लाई करता था और मुझे ये सबसे इंटरेस्टिंग लगती थी। ऑफन आई हैव बीन टोल्ड टू कैरी अ सर्जिकल नाइफ टू एरोनॉटिकल डिज़ाइन रिव्यूज़। ओके, मुझे इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था कि और मुझे बोला गया कि आप कैरी करती हो सर्जिकल नाइफ किस में, एरोनॉटिकल डिज़ाइन रिव्यूज़ में। If it had not been for a Professor Rao's kind and persistent advice on picking up proofs to equations of aerodynamics film, I would not have acquired this metaphorical tool. अगर प्रोफेसर नरसिंगा राव ने मुझे ये सब नहीं पढ़ाया होता, इस लगन से उसने मुझे पढ़ाया नहीं होता, तो शायद ये लक़ब ये सारी चीज़ें मुझे पता होती। ठीक है, मैं थ्योरेटिकल एरोडायनेमिक्स शायद ही समझता अगर प्रोफेसर नरसिंगा राव मेरे साथ ना होते और उसने मुझे ना पढ़ाया होगा। ठीक है। एरोनॉटिक्स इज़ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। ये एरोनॉटिक्स है, ये सब्जेक्ट है, ये फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, मीन्स कि ये हैरान करने वाला सब्जेक्ट है। कॉन्टेनिंग विदिन इट द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम, और इसमें छुपे हुए है किसके राज, आज़ादी के राज। द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड एस्केप, ये हमें सिखाती है डिफरेंस किसके दरमियान, फ्रीडम क्या होती है और एस्केप क्या होती है। बिटवीन मोशन एंड मोमेंट, मोशन क्या है और मोमेंट क्या है। बिटवीन स्लाइड एंड फ्लो, और सिखाती है हमें डिफरेंस किसके बारे में, व्हाट इज स्लाइड एंड फ्लो आर द सीक्रेट्स ऑफ द साइंस। और यही सारी चीज़ें किसके भेद, किसके सीक्रेट्स, साइंस के। माई टीचर्स रिवील्ड दीज ट्रूथ्स टू मी, और मेरे टीचर्स ने, मेरे उस्तादों ने सारे राज मेरे सामने खोल के रखे थे। सब सारे राज उन्होंने मेरे सामने खोले थे। थ्रू दियर मेटिकुलस टीचिंग, उनकी उस काबिल टीचिंग की वजह से दे क्रिएटेड विद इन मी एक्साइटमेंट अबाउट एरोनॉटिक्स, और इसी की वजह से और इन्हीं की टीचिंग की बदौलत से मुझे किसका जुनून आ गया, मुझे किस में दिलचस्पी आ गई, एरोनॉटिक्स में। दियर इंटेलेक्चुअल फर्वर, clarity of thought and passion for perfection helped me to launch into a serious study of fluid dynamics, modes of compressible medium, motion, development of shock waves and shock induced flow separation and increase the speed, shock stall and shock wave drag। और उन्हीं की बदौलत, ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसा पढ़ाया कि मुझे क्या आ गया, मुझे एक इंटरेस्ट आ गया किसमें, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ने में। और मैंने उन्हीं की वजह से फिर सीरियसली क्या पढ़ी, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, मैंने मोड्स ऑफ कंप्रेसिबल मीडियम मोशन पढ़े। ठीक है, ये सारी जो टर्म्स है ये एरो डायनामिक्स में यूज़ होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होती है, तो हमें ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। स्लो ए ग्रेट एमालगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टुक प्लेस इन माई माइंड, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्या हो गया मुझे, ये वो सारी सारी इंफॉर्मेशन थी, सारी स्टडी थी, वो मेरे दिमाग में जमा हो गई। ठीक है, द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एयरप्लेन्स बिगेन टू गेन न्यू मीनिंग्स, और इसी वजह से जो एयरप्लेन्स बनते थे उनकी जो स्ट्रक्चरल मीनिंग थी वो अब मेरे अंदर, अब मुझे समझ में आने लगी कि कैसे प्लेन्स बनाते हैं और कैसे किस तरह के प्लेन्स होते हैं, लाइक बाई प्लेन्स, मोनो प्लेन्स, टेलनेस प्लेन्स, कनाल कॉन्फिगर प्लेन्स, डेल्टा विंग प्लेन्स। ठीक, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स के नाम है।
ऑल दिस बिगिन टू एज्यूम इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस फॉर मी, और मुझे पता चला कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनको कैसे समझा जा सकता है और इन प्लेन्स को कैसे पढ़ा जा सकता है। द थ्री टीचर्स ऑल ऑफ देम अथॉरिटीज इन डिफरेंट फील्ड्स हेल्प्ड मी टू मोल्ड ए कंपोजिट नॉलेज। और जो ये तीन टीचर है और इनकी जो अथॉरिटीज़, इनकी जो होल्ड थी डिफरेंट ब्रांचेस पे, क्योंकि प्रोफेसर स्पॉन्डर एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था, प्रोफेसर पंडाली और एक और प्रोफेसर नरसिंह राव और एक सब्जेक्ट, इनका जो होल्ड है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज पे था। ठीक है, और इसी की वजह से मैं एक काबिल इंसान बन गया। ठीक है, और मुझे क्या हो गया, जो इनकी जो ये काबिलियत थी डिफरेंट फील्ड्स में, एक्सपीरियंस है डिफरेंट फील्ड्स में, और इसी वजह से जो सारे फील्ड से अब मैं समझने लगा, और मुझ में क्या हो गया, मैंने कंपोजिट नॉलेज हासिल की। कंपोजिट नॉलेज मीन्स कि मैंने डिफरेंट सोर्सेज की नॉलेज हासिल की। लाइक मैंने एरोडायनामिक्स भी पढ़ा, फ्लूइडायनामिक्स भी पढ़ा, मैथमेटिक्स भी पढ़ा, एरोनॉटिकल स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी पढ़े। वो किन की मदद से, वो मदद है इन्हीं तीन प्रोफेसरों की मदद से, जो मुझे कहाँ पे पढ़ा रहे थे, MIT मीन्स मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। माई थर्ड एंड लास्ट ईयर एट MIT वाज अ ईयर ऑफ ट्रांजिशन एंड वाज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लेटर लाइफ। जो मेरा तीसरा साल और आखिरी साल था कहाँ पे, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो एक ट्रांजिशन ईयर था मेरे लिए। वो मेरे लिए एक बदलाव का साल था, और उस साल ने और उस ईयर ने मेरे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला, एक बड़ा असर डाला है। ठीक है, और फिर मेरी पूरी ज़िंदगी पे उसने उस साल ने मेरे ऊपर क्या एक इम्पैक्ट डाला था। इन दो डेज ए न्यू क्लाइमेट ऑफ पॉलिटिकल एनलाइटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एफर्ट्स वाज स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री। और इन दिनों जो देश की जो हालत थी वो अब सुधरने लगी, क्योंकि हर जगह अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पढ़ते रहते थे, क्योंकि देश अब बेहतरी की तरफ बढ़ने लगा था। आई हैड टू टेस्ट माई बिलीफ इन गॉड एंड सी इफ़ आई कुड फिट इनटू द मैट्रिक्स ऑफ साइंटिफिक थिंक। और मैंने अपने आप को आजमाया और किसके हवाले किया, अल्लाह के हवाले किया, और अल्लाह के भरोसे में चल पड़ा। ठीक है, और मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं आजमाऊँ अपना जो साइंटिफिक फर्वर है, जो मेरे अंदर साइंस का जुनून है, मैं उसे आजमाऊँगा। ठीक है, द एक्सेप्टिव व्यू वाज दैट अ बिलीफ इन साइंटिफिक मेथड वाज द ओनली अप्रोच टू नॉलेज। और ये माना जाता है कि हर एक इल्म से बढ़कर कौन इल्म है, वो साइंस का इल्म है, और साइंस ही हर एक नॉलेज का, ठीक है, ताज है। ठीक है, मतलब ये जो अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो उसके लिए हमें ज़रूरी सीखना है क्या, साइंस। ठीक है, इफ़ सो आई वंडर्ड वाज अ मैटर अलोन द अल्टीमेट रियलिटी एंड वाज अ स्पिरिचुअल फिनोमेना बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मैटर, where all ethical values relate to and was sensory perception the only source of knowledge and truth। और मुझे लगा कि साइंस ही सब कुछ है, साइंस में सब सब राज छुपे हुए हैं, इसमें सब सच छुपे हुए हैं। जो भी मैं मैनिफेस्ट, इसमें स्पिरिचुअल वैल्यू भी हैं इसमें, और इससे मैं अपने खुदा को भी देख सकता हूँ। I wondered about the issues attempting to sort out the vexing question on scientific temper and my own spiritual interest। मैं कभी कभी हैरान होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं अगर मैं ज़्यादा साइंस पढ़ूँ कि इससे इससे शायद मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है वो कम हो जाएगी, या साइंस पढ़ने से मेरी जो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगी। मैं इनमें कभी कभी कंफ्यूज रहता था। द वैल्यू सिस्टम इन विच आई हैड बीन नर्चर्ड वाज प्रोफाउंडली रिलीजियस। क्योंकि जिस घर में, जिस माहौल में पढ़ा बड़ा हूँ मैं, वो क्या था, वो रिलीजियस था, क्योंकि हम रिलीजियस वैल्यूज़ की वहाँ पे रेस्पेक्ट करते थे। आई हैड बीन टॉट दैट ट्रू रियलिटी ले बियॉन्ड द मटीरियल वर्ल्ड इन द स्पिरिचुअल रियलम। और मुझे कहा गया है कि जो मटीरियल वर्ल्ड है ये आर्जी है, ये फ़ानी है। अगर आपको कुछ करना है तो आप किस में करो, स्पिरिचुअलिटी में। आप अपनी जो आप रूहानियत में करो, क्योंकि जो ये दुनिया है, ये दुनिया एक दिन का है, 2 दिन का है, 40 साल का है, 50 साल का है, बट जो ज़िंदगी है अबदन अबदन, वो क्या है, वो आखरत है। ठीक है, एंड दैट नॉलेज कुड बी ऑब्टेन ओनली थ्रू इनर एक्सपीरियंस। और जो ये नॉलेज थी, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो किससे हम गेन कर सकते हैं, वो सिर्फ हम इनर एक्सपीरियंस से हम गेन सकते हैं, और बाकी बाकी से नहीं कर सकते। ठीक, इसका कहना है कि हमें
साइंस भी पढ़ना है और अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे भी हमें ध्यान देना है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कियास हो, ठीक है? और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।